हेलो क्लास, कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गैसों के नियम के बारे में। ठीक, तो देखते हैं गैस के नियम को। विभिन्न वैज्ञानिक द्वारा अलग अलग समय पर विभिन्न गुणों का, जो गैस होते हैं उनके अलग अलग गुण होते हैं, तो उन्हीं गुणों का आपस में तथा गैस के व्यवहार के साथ अध्ययन किया। विभिन्न वैज्ञानिक ने क्या किया, जो गैस के अलग अलग गुण होते हैं उन गुणों का आपस में संबंध स्थापित किया। ठीक, और इसके थ्रू उन्होंने गैस के व्यवहार को देखा कि गैस किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और इससे संबंधित अलग अलग नियम प्रस्तुत किए। तो चलिए हम लोग देखते हैं गैसों के नियम के बारे में। तो सबसे पहले हमें गैसों के नियम के बारे में पढ़ने से पहले हमें गैसों के गुण के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है जो गैस का नियम है गैस के गुणों से क्या है, गैस के गुणों से संबंधित है ना। तो देखते हैं गैस के गुण कौन कौन से हैं। गैस जो है उसमें देखो, गैस में क्या होता है, गैसों की संख्या, उसमें अणु की संख्या होती है। चलो इसको छोड़ो। गैस में एक अणु की संख्या होती है, गैस का एक ताप होता है, गैस का एक प्रेशर होता है और क्या होता है, एक आयतन होता है ना। गैसों में एक निश्चित अणु की संख्या होगी, गैस का क्या होगा, ताप होगा एक निश्चित, उसका दाब होगा और उसका एक आयतन होगा। तो यहाँ पे जो गैस की संख्या है इसकी जगह में हम लोग यहाँ पे उस गैस यहाँ पे क्या है, गैसों के अणुओं की संख्या लिखा गया है। तो अणुओं की संख्या की जगह में हम लोग गैस के मोलों की संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, गैस के मोलों की संख्या। ठीक, हमने पढ़ा था ना मोल क्या होता है, 6.02 वाला मोल क्या होता है। अगर किसी पात्र में मान लेते हैं एक अणु ऑक्सीजन है तो उसका मोल कितना हो जाएगा, 6.02 × 10⁻23 मोल। मोल के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 में मोल के बारे में दिया है। ठीक, तो यहाँ पे हम गैस के गुण हमें पता चल गए। गैस का एक निश्चित ताप होगा, प्रेशर होगा और उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और गैस में एक निश्चित मोलों की संख्या होगी। अगर इन गुणों के हम लोग अंतर संबंधित करें तो हमें 3 नियम यहाँ पे मिल करके आते हैं। पहला है बायल का नियम। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नियम यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, तो पहला है आपका बायल का नियम। रॉबर्ट बायल ने सन 1662 में गैस के आयतन व दाब के बीच स्थिर ताप पर संबंध का अध्ययन किया तथा एक नियम प्रस्तुत किया जिसे बायल का नियम कहते हैं। किसके किसके बीच, आयतन के बीच और प्रेशर के बीच, आयतन के बीच और दाब के बीच एक संबंध स्थापित किया। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे जो आपका गैसों का नियम है, यहाँ पे हम लोग 3 नियम पढ़ेंगे, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो नियम। ठीक, तो प्रत्येक नियम में 2 से संबंध दर्शाया जाएगा, चाहे वो वी बी हो या वी टी हो या फिर वी एन हो। प्रत्येक नियम में किसी 2 से संबंध दर्शाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बायल के नियम में आपने अभी देखा, बायल के नियम में क्या बोला गया है, बायल के नियम में कहा गया है कि जो आपका आयतन है, गैसों का आयतन, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, पी के। आयतन जो है पी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आयतन और पी के बीच संबंध दर्शाया गया है। तो यहाँ पे 2 के बीच संबंध दर्शाया गया है, तो आपका जो 2 और बचा है एन और टी, वो स्थिर रहेगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, बायल का नियम क्या हो जाएगा, स्थिर। क्या क्या स्थिर है, देखो पी और वी में तो संबंध दर्शाया गया है, तो बचा एन और टी। तो क्या हो जाएगा, स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन मतलब V है, आयतन दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो
स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन जो होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उल्टा है यहाँ पे, V देखो और P को देखो, दोनों उल्टा है एक दूसरे से। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यहाँ पे P और V में संबंध दर्शाया गया है, तो दो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे स्थिर ताप बोला गया है, मतलब टाइम जो है, टेम्परेचर क्या है, वो क्या है, स्थिर है। और किसी गैस की निश्चित मात्रा बोला गया है, मतलब यहाँ पे जो गैस की जो निश्चित मात्रा है वो कैसी है, निश्चित है, इसमें कम ज़्यादा नहीं किए गए हैं। स्थिर कौन कौन सी चीज़ है, स्थिर है आपकी T और N। T और N अगर स्थिर है तो यहाँ पे V जो होगा मतलब आयतन जो होगा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। स्थिर ताप पर अगर V आपको दिख रहा है, बायल का नियम क्या है, V यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। बायल का नियम क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग प्रेशर बढ़ाओगे, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, कम होगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक पात्र है, ठीक, यहाँ पे एक पात्र है जिसमें ऊपर में पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन क्या है, वो इसको दबाने का काम करेगा। इसके बाद आप लोग इसके बारे में आराम से पढ़ोगे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे अगर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम V1 है। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे बंद नहीं रहेगा, यहाँ पे पिस्टन को हम लोग और दबाएं, ठीक। तो यहाँ पे पिस्टन मान लेते हैं यहाँ तक आ गया, ठीक। दबा रहे हैं गैस को और दबाएं नीचे की ओर, ऐसे करके पिस्टन को नीचे की ओर दबाए हैं तो यहाँ पे P1 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब P2 हो जाएगा और उसका आयतन क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रेशर को बढ़ाने पर आपका वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे कम हो गया। प्रेशर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के जस्ट विपरीत हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, है ना। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पे इसी कारण यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है। अगर आपका ऐसा होता V और ये समानुपाती का चिन्ह रहता, इसका मतलब ये है कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसे लगा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। जस्ट दोनों का उल्टा है ना। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, बायल का नियम क्या है, V यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसका मतलब यहाँ पे V और P में संबंध दर्शाया गया है तो N और T क्या होगा, यहाँ पे स्थिर होगा। प्रत्येक नियम में ऐसा होगा, V और P में संबंध दर्शाया गया है तो N और T क्या होगा, आपका स्थिर। N और T मतलब ताप और गैस की मात्रा निश्चित होगी, ठीक। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर यहाँ पे हम लोग व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएं तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये क्या, कौन सा कांस्टेंट आ गया है, K, ठीक। अगर यहाँ पे हम लोग इसको सही ढंग से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, PV बराबर K हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, PV बराबर K। यहाँ पे क्या किए हैं, ये चिन्ह है उसको हटाए हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया है K। अगर यहाँ पे हम लोग K को स्थिर रखे, P को पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा, PV हो जाएगा, है ना। तो PV अब बराबर क्या आ गया, K। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपके ये आ जाएगा PV बराबर K। मतलब ये है जो बायल का नियम है उसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये बायल का नियम है ना। इस बायल के नियम को हम लोग इस रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब इसके अकॉर्डिंग दाब जो और आयतन है उसमें ना परिवर्तन भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, दाब P1 था, आयतन V1 था। दाब को हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, दाब को क्या है, बढ़ा दिया है, पिस्टन को और दबा दिया नीचे की ओर, तो उसका दाब क्या हो गया, P2 हो गया और उसका आयतन कम होकर के V2 हो गया है। अगर इसमें हम लोग P1
V1 P2 V2 को रखें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे यदि P1 दाब पर गैस का आयतन V1 है ना। यदि P1 दाब पर गैस का आयतन V1 है तो ताप को स्थिर रखते हैं और दाब को और बढ़ाते हैं, स्थिर रखकर दाब को और बढ़ाएंगे। तो जो आपका दाब को और बढ़ाएंगे, माना कि P2 कर रहे हैं, है ना, दाब को और बढ़ा रहे हैं, माना कि P2 कर रहे हैं, तो P2 कर रहे हैं तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आयतन घटकर V2 हो जाएगा, है ना। क्या हो रहा है, यदि दाब P1 है तो उसका आयतन V1 है। अगर दाब को हम लोग और बढ़ा रहे हैं, दाब को ऊपर से पिस्टन को और नीचे दबा रहे हैं, तो उसका दाब P2 हो जाएगा और आयतन घट जाएगा और V2 हो जाएगा। अगर इस समीकरण में रखें तो क्या हो जाएगा, अगर दाब P1 है तो आयतन क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा और K क्या है, कांस्टेंट ही रहेगा। अगर दाब को और बढ़ा दिए तो दाब क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, P1 से P2, और जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, ये क्या है। अब उसके पश्चात क्या हो जाएगा, यहाँ पे P1 V1 बराबर के और P2 V2 बराबर के, दोनों क्या है, बराबर है। किसके बराबर है, K के बराबर है। तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। यहाँ पे जो आपको ये मिला है, जो समीकरण सूत्र मिला है यहाँ पे P1 V1 बराबर P2 V2, ये ना गणितीय सॉल्व में आगे जब गणित को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली कक्षाओं में, तो ये आपका काम आएगा। P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक है। ये हमें ये भी बता रहा है कि दाब और आयतन में परिवर्तन करने पर क्या होता है, ठीक। यहाँ पे हमें पता है PV जो होता है कांस्टेंट के बराबर होता है। अगर हम लोग इस दाब में आयतन में परिवर्तन करें तो क्या होता है, अगर दाब और आयतन में परिवर्तन कर रहे हैं तो वो दाब क्या है, दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये उसको भी बता रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो गैस का नियम है ये है बायल का नियम, V यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, और यहाँ पे इस नियम को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बायल का नियम इतना है, इसको आप लोग देखिएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब आगे है आपका चार्ल्स का नियम। तो यहाँ पे आपका चार्ल्स का नियम है, लेकिन ये थोड़ा दूसरा है, ये भी सही है लेकिन हम लोग इसके बारे में दूसरा पढ़ेंगे। तो फ्रांस के रसायनज्ञ जे चार्ल्स और गे लुसाक ने अपने अपने प्रयोगों में पाया, क्या पाया, यहाँ पे ये वाले नियम को नहीं लिखेंगे, ये वाला नियम भी वही उसी चीज़ को दर्शा रहा है, लेकिन सरल वाला नियम आपका ये है चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप की क्या होती है, समानुपाती होती है। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है आपका जो V है वो किसके बराबर होगा, T के, परम शून्य ताप के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, किसके समानुपाती है, T। तो यहाँ पे अगर ये समानुपाती का चिन्ह हटाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा K, ठीक। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है चार्ल्स का नियम ये है, स्थिर, देखो V और T में संबंध दर्शाया गया है। गैस के 3 गुण हमने कौन कौन से बताए थे, N था, T था, P था और V था, है ना। N था, T P V। N क्या है, यहाँ पे गैस के मोलों की संख्या, T ताप है और P क्या है, प्रेशर है, और V क्या है, उसका आयतन है। तो यहाँ पे T और V में संबंध दर्शाया गया है, T और V में। तो यहाँ पे जो आपका N है और जो P है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो क्या हो जाएगा, स्थिर दाब पर और
इसको भी लिख सकते हो, मोलों की संख्या को नहीं लिखोगे तो फिर भी चलेगा। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पे n और p कांस्टेंट है और v व t में संबंध दर्शाया गया है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है ना। तो अगर यहाँ पे हम लोग ये समानुपाती का चिन्ह हटाए तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा k, है ना। और इसके पश्चात यहाँ पे हम लोग k बराबर लिखना चाहे तो k बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन t। k बराबर लिखना चाहे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है ना, यहाँ पे क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो इसको इधर लाएंगे तो v अपॉन टी हो जाएगा। इस समीकरण को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इस नियम को समझते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, एक पात्र में क्या है, गैस रखी हुई है, ठीक। यहाँ पे पिस्टन है, मान लेते हैं यहाँ पे ताप क्या है, T1 है, और जो आयतन है, गैसों का आयतन क्या है, V1 है, ठीक। अगर यहाँ पे हम लोग ताप को बढ़ाएं, किसको, ताप को, T1 से T2 कर देते हैं, ठीक। मान लेते हैं ये है ताप को बढ़ाने का चिन्ह है, ठीक। ताप को अगर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आयतन V1 से बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो आयतन है, गैस का आयतन देखो इतना है, तो यहाँ पे आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ है। यहाँ पे अब ताप को T1 से क्या किए हैं, T2 किए हैं, तो उसका आयतन V1 से क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक। मान लेते हैं शुरुआती में ताप T1 है, उसका वॉल्यूम V1 है। ताप को अगर बढ़ा देते हैं तो उसका जो ताप होता है वो T2 हो जाता है, और उसका जो आयतन है वो क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। देखो क्या होता है, पहले पात्र में जो द्रव होता है वो इतना होता है, या फिर कोई भी गैस होता है उतना होता है। उसके बाद ताप को हम लोग जैसे बढ़ाते हैं, जैसे कि पानी को ही देख लीजिए, पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके पानी वाष्प में कन्वर्ट होने लगता है, और वाष्प में कन्वर्ट होता है मतलब गैस बनाता है, तो गैस में पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, है ना। यही भी यहाँ पे वैसे भी हो रहा है। ताप T1 था, तो यहाँ पे गैस की मात्रा इतनी थी, गैस का जो आयतन था इतना था। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे इसको गर्म कर देते हैं, ठीक, इसको गर्म कर देते हैं मतलब ताप को बढ़ा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ताप को बढ़ाते हैं तो इसमें जो गैस के अणु रहते हैं वो और दूर दूर जाने लगते हैं और पिस्टन को ऊपर की ओर ढकेलते हैं। मतलब इसका जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है, अब बढ़ जाता है ताप को बढ़ाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, यदि ताप T1 को T2 करते हैं तो आयतन V1 से क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। मतलब आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे जैसे कि K बराबर V अपॉन T हम लोग निकाले थे सूत्र से, है ना। इसी में रख कर देखते हैं, कांस्टेंट है। अगर हम लोग ताप को T1 रखते हैं तो उसका आयतन क्या होगा, V1 हो जाएगा। अगर हम लोग ताप को T2 रखते हैं, अगर हम लोग ताप को T1 रखते हैं तो उसका आयतन V1 हो जाएगा। अगर ताप को T2 रखते हैं तो उसका वॉल्यूम जो होगा बढ़ जाएगा और V2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 आ गया, ये समीकरण 2 आ गया। अब इन दोनों को हम लोग रखें तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर T1 V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये जो चार्ल्स का नियम है वो इसका सरलतम रूप है। इसका प्रयोग हम लोग अनेक गणितीय अवधारणाओं में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चार्ल्स के नियम के बारे में देखा। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, किसी गैस की निश्चित मात्रा है, गैस की निश्चित मात्रा, उसका आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, ठीक। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, ताप को बढ़ाएंगे तो आयतन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि ताप बढ़ाते हैं तो गैस के अणु क्या होते हैं, गैस के अणु और बिखरने लगते हैं, इधर उधर की ओर और गति करने लगते हैं जब ताप को बढ़ाते हैं तो इस कारण उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। अब आगे देखेंगे एवोगैड्रो नियम।
उसके बाद है आपका एवोगैड्रो का नियम। तो सन 1811 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत तथा गै-लुसाक के गैसीय आयतन नियम में, इसको हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और गै-लुसाक का नियम में संबंध स्थापित करने के प्रयास में अमेडियो एवोगैड्रो ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की। इस परिकल्पना ने अब एक नियम का रूप ले लिया है तथा यह एवोगैड्रो का नियम कहलाता है। ठीक, तो इस नियम के अनुसार क्या है, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या क्या होगी, समान होगी। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या समान होगी। तो गैस के 3 गुण है, जैसे कि गैस के मोलों की संख्या, गैस का ताप, गैस का दाब और गैस का आयतन। तो यहाँ पे क्या क्या को स्थिर रखा गया है, समान ताप और दाब पर ताप और दाब को स्थिर रखा गया है। तो यहाँ पे जो गैस का आयतन है वो उसके क्या है, उसके अणु की संख्या के समानुपाती होगा, मतलब V ∝ N। ठीक, समान ताप और दाब को अगर समान रखे हैं, तो जो गैस का आयतन है जो गैस का आयतन है वो उसके गैस के अणु की संख्या के समानुपाती होगा, है ना। अगर यहाँ पे जो गैस के अणु की संख्या है उसकी जगह में गैस के मोलों की संख्या भी लिख सकते हैं, मतलब ये है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो Kn आ जाएगा, है ना। तो इसके जगह में हम लोग यहाँ पे गैस के अणु की संख्या की जगह में गैस के मोलों की संख्या भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका एवोगैड्रो का नियम। समान ताप और दाब पर गैस के समान आयतन उसके अणु की संख्या या फिर उसके मोलों की संख्या के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक, तो ये है आपका एवोगैड्रो का नियम। अब आगे देखेंगे आदर्श गैस समीकरण। 3 नियम के बारे में हमने पढ़ लिया है, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम। ठीक, अब आगे है हमारा आदर्श गैस समीकरण। ठीक, तो क्या है, तो जो बायल का, चार्ल्स का और एवोगैड्रो का नियम है, इन तीनों नियम को अगर संयुक्त करें तो हमें एक अलग समीकरण प्राप्त होता है। बायल, चार्ल्स, एवोगैड्रो नियम को संयुक्त करने पर हमें एक अलग समीकरण प्राप्त होता है। जैसे कि पहला है आपका बायल का नियम। तो बायल का नियम क्या है, V व्युत्क्रमानुपाती था किसके, P के, है ना। और उसके पश्चात देखो तो हाँ, यहाँ पे क्या बताया गया था, जो आप दाब बढ़ाते हैं तो आयतन क्या होता है, कम होता जाता है। यहाँ पे ये उदाहरण देखे थे हम लोग, ये पिस्टन है, यहाँ पे अगर यहाँ पे दाब जो है आपका, प्रेशर है P1 और आयतन है V1। अगर दाब को हम लोग P1 से P2 करें, ठीक, तो आयतन क्या हो जाएगा, V1 से V2 हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे दाब क्या है, P1 है। अगर दाब को बढ़ाएं, प्रेशर को और बढ़ाएं तो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, इसकी अपेक्षा क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ठीक, दाब बढ़ाने पर आयतन क्या होता है, कम होता है। अगर दाब को हम लोग बहुत अधिक रख रहे हैं, जैसे कि दाब को मान लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, दाब को अगर बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे क्या है आपका P1 है ना। ये V और P के बीच ग्राफ दर्शा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे दाब को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दाब को P1 से P2 बढ़ा दिए तो आयतन पहले क्या था, V1 था, है ना। और उसके पश्चात दाब को हम लोग और बढ़ाते हैं तो उसका आयतन V1 से घट जाता है और क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। V1 से घट जाता है और क्या होता है, V2 हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। दाब पहले P1 था तो उसका आयतन V1 था, दाब को हम लोग बढ़ा दिए तो आयतन क्या हो गया, V1 हो गया,
दाब को हम लोग बढ़ा दिए तो आयतन पहले इतना था आयतन, उसके बाद कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा उल्टा बनेगा, ऐसा बनेगा, मतलब ज़्यादा से कम की ओर। दाब बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक निश्चित अगर दाब को हम लोग और बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इस ग्राफ के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि दाब बढ़ाने से आयतन कम हो रहा है, दाब बढ़ाने से आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, तो ये तो है आपका पहला नियम। और दूसरा है आपका, ये तो था बायल का नियम, दूसरा है आपका चार्ल्स का नियम, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब ये है कि ताप बढ़ाने पर आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो चलो इसको भी ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे है आपका T और यहाँ पे है आपका V। मान लेते हैं यहाँ पे ताप क्या है आपका, T1 है। T1 है तो उसका आयतन क्या है, T1 ताप पर उसका आयतन क्या होता, उसका आयतन क्या होता है, V1 होता है। T1 ताप पर उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, V1 होता है। T1 से अगर ताप को हम लोग T2 कर दें, T1 से ताप को T2 कर दें, मतलब ताप को बढ़ा दें, तो उसका आयतन V1 से क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। T1 के है तो ताप को T1 के है तो आयतन V1 था, ताप को बढ़ा दिए, T2 कर दिए, तो उसका आयतन, यहाँ पे ऐसे करके दर्शाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ताप को T2 कर दिए तो उसका आयतन क्या हो गया, V2 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा आपका ऐसा बनेगा, बढ़ते क्रम में, मतलब ताप को बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। इसको भी अगर ऐसे करके दर्शाएं, P1 ताप पर क्या होता है, वॉल्यूम V1 होता है। P2 ताप पर वॉल्यूम क्या होता है, V2 होता है ना। तो दाब बढ़ाने पर आयतन कम होगा, दाब बढ़ाने पर आयतन कम होता जाएगा, और ताप बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बायल का नियम मिल गया, चार्ल्स का नियम मिल गया। उसके बाद था आपका एवोगैड्रो नियम। एवोगैड्रो नियम था गैस का आयतन उसके गैस के अणुओं की संख्या या फिर उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। मान लेते हैं यहाँ पे मोलों की संख्या को रख देते हैं। ठीक, तो अब इस तीनों नियम को एक साथ लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, अगर तीनों नियम को संयुक्त करें तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को, तीनों को संयुक्त करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयतन तो सेम है, आयतन किसके किसके बराबर है, उसके P के व्युत्क्रमानुपाती है, T के समानुपाती है, और उसके गैस के मोलों की संख्या के क्या है, समानुपाती है। तीनों नियम को संयुक्त करने पर, तीनों नियम से लिखते हैं ना, जो आयतन है किसके किसके बराबर है, 1/P है, और क्या है, T है, और क्या है, N है ना। यहाँ पे देखिए आयतन सबका सेम है। आयतन जो है P के बराबर है, व्युत्क्रमानुपाती है, आयतन जो है T के समानुपाती है, और आयतन जो है N के भी समानुपाती है। तो सभी को संयुक्त करके हम लोग ऐसा लिखे हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे जो समानुपाती का चिन्ह है उसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग K नहीं रखेंगे, क्या लेंगे, R। यहाँ पे जो स्थिरांक है उसको क्या लेंगे, R, क्योंकि यहाँ पे तीनों नियम को संयुक्त किए हैं। एक एक नियम था तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती हटाए तो K, यहाँ पे समानुपाती हटाए तो K ले थे, लेकिन यहाँ पे तीनों नियम को संयुक्त किए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप ये जो चिन्ह हटाएंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा R। और उसके पश्चात क्या है, उसके पश्चात यहाँ पे आया जाएगा आपका P, T और N। ठीक, P का पक्षांतर करें तो यहाँ पे हो जाएगा PV बराबर RTN। अगर इसको सीधे रूप में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, PV बराबर NRT। ये है आपका आदर्श गैस समीकरण, PV बराबर NRT, ये है आपका आदर्श गैस समीकरण। ठीक, तो क्या क्या लिए हैं यहाँ पे हमने, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो नियम, तीनों नियम को संयुक्त किया है। ठीक, तो क्या होता है, हमें यहाँ पे जो चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट R लेना है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका PV बराबर NRT। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ग्राफ को यहाँ पे अगर हम लोग दाब बढ़ाते हैं, पहले नियम के अकॉर्डिंग दाब बढ़ाते हैं तो आयतन क्या होता है, कम होता है, ताप बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। ठीक,
तो यह है आपका आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT। यहाँ पे जो आपका R है वो सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है। R क्या है? सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। ठीक।